me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं केल को। इस मोड पर केल गोकू से कहती है, तो सन गोकू, आखिर हम इस मल्टीवर्स को चेंज कैसे करेंगे? और आखिर आप कह रहे हो कि आप इस मल्टीवर्स को चेंज करने वाले हो, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? और आखिर जो मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को बाकी सेंस को कैसे अचीव करा सकती हूँ? गोकू केल की इस बात पर स्माइल करता है और केल से कहता है, तुम जितना भरोसा ब्रोली पर करती हो उतना भरोसा मुझ पर करो। देखो मैं सारी चीज़ों को कैसे चेंज करूँगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्लैनेट थराला पर भेज रहा हूँ, और साथ ही में मैं यहाँ से ही प्लैनेट थराला के टाइम को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, जिससे कि होगा ऐसा कि बाहर की दुनिया का एक दिन प्लैनेट थराला के 10 डेज़ के बराबर हो जाएगा। इससे तुम उन्हें 100 ईयर्स में ही ट्रेन कर सकती हो, और मैं वहाँ के टाइम स्पैन को भी थोड़ा सा अलग तो करूँगा ही, साथ ही में मैं उनके लाइफ स्पैन को भी बढ़ा दूँगा। इस मोड पर गोकू केल को सारी चीज़ें समझाकर प्लैनेट थराला भेज देता है। इस मोड पर गोकू कहता है कि इस मोड पर इन गॉड्स ने हम पर काफ़ी सारे अत्याचार कर लिए हैं। मैं अब प्लैनेट वेजिटाइज की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो फिर मुझे ये करना ही था। फिर केल फाइनली प्लैनेट थराला पहुंच जाती है। काफ़ी लंबे टाइम तक अपने घर से दूर रहने के बाद केल फाइनली जब प्लैनेट थराला पहुंचती है, तो सबसे पहले वो अपने घर पर जाती है। जैसे ही वो अपने प्लैनेट थराला पर जाती है, वैसे ही उसका स्वागत करती है केलीफ्ला। केलीफ्ला इस मोमेंट पर केल से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, और इस मोड पर वो केल से सवाल जवाब करने लग जाती है। तुम आखिर थी कहाँ पर? तुम गायब थी तो थी, पर तुम गायब होने के कुछ देर के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रोली भी गायब हो गए थे, और ये कहा जाता है कि ब्रोली ने तुम्हारे लिए सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से एक बार लड़ाई करी है। इस मोड पर केल ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो केलीफ्ला को कैसे फेस करे और उसे क्या कहे। केलीफ्ला इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, और केल कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, बस शांति से खड़ी थी। फिर केल की एनर्जी की को सेंस करके वहाँ पर पहुँच जाता है काबा। काबा वहाँ पर पहुँचते ही केल को चिल्लाने लग जाता है, आखिर तुम थी कहाँ पर? और तुम जब से मिसिंग हो उसके कुछ टाइम बाद से ब्रोली भी मिसिंग है, और इस मोमेंट पर यूनिवर्स 6 को एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तुम जानती भी हो, तुम्हारी वजह से मिस वाडोस ने मुझसे और केलीफ्ला हम दोनों से ही अल्ट्रा ईगो की ट्रेनिंग कराई है। फिर केल बताना स्टार्ट करती है। केल कहती है कि असल में मैं एक ऐसे रेल में फंस गई थी जिस रेल में सारे ही सेंस रहते हैं, पर उन सारे सेंस की ताकत हमसे काफ़ी ज़्यादा है। इस मोमेंट पर हम सेंस को इस मल्टीवर्स में स्लेव बनाकर रखा गया है। हम लोग मुश्किल से 100 साल जी पाते हैं, पर जो वहाँ के सेंस है उनकी एज सीरियसली 500 मिलियन ईयर्स, 50 मिलियन ईयर्स, 50 मिलियन ईयर्स से तो नीचे होती ही नहीं है। साइयन रेल्म के साइंस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में ग्रैंड प्रिंस तक से पावरफुल है, और इस मोमेंट पर हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं। और वहाँ पर अजीब बात तो ये है कि वहाँ पर मुझे हमारी एंशिएंट भी मिली, जो काफ़ी हद तक हमारी ही तरह लग रही थी। इस मोमेंट पर केलीफ्ला और काबा दोनों ही केल की बात सुनते हैं, और इस बात को वो लोग हजम नहीं कर पाते। पर इस मोड पर केल काफ़ी लंबे टाइम से मिसिंग थी, तो फिर वो लोग इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तभी केल कहती है कि इस मोमेंट पर मुझे किंग सड़ा से बात करनी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस मोड पर केलीफ्ला, काबा और केल ये तीनों बात कर रहे थे, पर तभी वो तीनों सेंस करते हैं कि उनका जो प्लैनेट थड़ाला है वो धीरे धीरे बदल रहा है। इसका मतलब कि उस प्लैनेट की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर हल्के हल्के अर्थक्वेक आ रहे थे। ये क्या हो रहा था वो तीनों समझ नहीं पा रहे थे। फिर केल अपनी शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है। केल इस मोड पर अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है। उससे एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है, पर केल फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करती है, जिससे कि कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, ना ही कॉस्मोस को इससे कोई प्रॉब्लम होती है। केल कहती है कि इस मोमेंट पर मैं खुद ग्रैंड प्रिंस जितनी पावरफुल हूँ। ये मेरी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस मोमेंट पर सन गोकू ने मुझ पर एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि मैं 12 काफ़ी पावरफुल सेंस को ट्रेन करूं और उन्हें बताऊं कि क्या होता है असली पावर, और उन्हें बनाऊं सैयन एम्परर। इस मोड पर कलीफ्ला काबा दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक थे। इस मोमेंट पर केल उन्हें बताती है कि सैयन एम्परर होता क्या है। वो कहती है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुप्रीम काइज
ये दोनों कनेक्टेड होते हैं और एंजल भी इनसे ही कनेक्टेड होते हैं। पर इस मोमेंट पर गोकू सारे ही प्लैनेट्स को जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इरेज कर दिए हैं उन्हें रिवाइव करने वाले हैं। और साथ ही में जो भी कायद इस मूवमेंट पर क्रिएशन करेंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी, और जो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन करेंगे उन्हें भी। केल आके कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन होगी और क्रिएशन होगी तो गोकू के कहने पर, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इतने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कायद होते हैं ये प्लैनेट्स को वैसे क्रिएट करते ही नहीं है, ये काफ़ी कम ही प्लैनेट्स को क्रिएट करते हैं और काफ़ी कम ही मॉडल्स को डेवलप करते हैं। देखा जाए तो एंजल्स को सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, वो रखते भी है, पर वो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की बातें सुनते हैं बिल्कुल उनके गुलामों की तरह। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर केल आगे कहती है कि हम कुछ सैन एम्पर्स को क्रिएट करेंगे, 12 सैन एम्पर्स को, और इन 12 सैन एम्पर्स का काम ऐसा होगा कि इन्हें इन एंजल्स के ऊपर और इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और काइस के ऊपर नज़र रखनी है। इनकी कोई भी गलती हुई तो वो चाहे तो इन्हें जान से भी मार सकता है और इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रख सकता है। इस मोड पर काबा केल से कहता है, अगर ऐसी चीज़ है तो फिर मैं सैन एम्पर बनना चाहूँगा। मैं यूनिवर्स 7 का सैन एम्पर बनूँगा, जिससे कि मैं हमेशा मास्टर वेजिटा के साथ रह पाऊँगा। इस मोड पर केल कहती है कि इतना भी आसान नहीं होने वाला है। कई मोमेंट पर तुम्हें मास्टर को डांटना पड़ सकता है, और इस मोमेंट पर तुम्हारे मास्टर को भी तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी। अगर उन्होंने नहीं सुनी तो फिर उन्हें इरेज किया जा सकता है। इस मोड पर कलिफला पूछती है, तो आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सैन एम्पर की बात नहीं सुनेगा तो फिर उसे इरेज कौन करेगा? जेनो। इस मोड पर केल कलिफला से कहती है कि अगर जेनो किसी को इरेज करता है तो हम उस चीज़ को सुपर शेनरॉड की मदद से वापस मांग सकते हैं, जैसा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान हुआ। पर इस मोड पर जो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल या फिर सुप्रीम का ऐसी गलती करेगा उसे खुद सन गोकू इरेज करेंगे। और इस मोमेंट पर गोकू जिस चीज़ को इरेज करेंगे उसे गोकू के अलावा और कोई वापस नहीं ला सकता, और सुपर शेनरॉन तो उसके पैरों के बराबर भी नहीं आता। कलिफला काबा दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। केल इस मोमेंट पर कहती है, जल्दी से हमें किंग सडाला की ओर जाना पड़ेगा। फिर केल किंग सडाला के पास जाकर उन्हें सारी चीज़ें समझाती है और कहती है, हो सकता है कि ये चीज़ ज़रा से अलग लगे, पर मुझे आपके काफ़ी पावरफुल वॉरियर्स की एक टीम चाहिए, क्योंकि मैं इस पूरे प्लैनेट को ही एक डिवाइन प्लैनेट बनाने वाली हूँ, और वो एरिया होगा सारे ही सैन एम्पर्स का। फिर सीन जाता है फ्यूचर में। हम देखते हैं इस मोमेंट पर केल को। इस मोमेंट पर केल किसी गॉडेस की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि केल अभी बन चुकी है सैन एम्परर यूनिवर्स 6 की। इस मोमेंट पर वेडास को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, इवन तो वो इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। देखा जाए तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता, और सुप्रीम काइज जो कभी कभी मॉडल प्लैनेट्स की क्रिएशन नहीं करते। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि यूनिवर्स का मॉडल लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। अगर इस चीज़ को कंट्रोल करने कोई आ जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इस मोड पर वेडॉस अकेली नहीं होती है, जो इस मोड पर केल की इस मेहनत को अप्रिशिएट करने आई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे एंजल्स आए थे और वो सभी इस मोड पर केल को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि तुम इस मल्टीवर्स की पहली सैन एम्पर बनी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस मोमेंट पर वो लोग अलग अलग यूनिवर्सेस में सैन एम्परर्स की होने की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिवाय ग्रैंड प्रीस्ट के। बस फोर्सफुली उसे भी इसे मानना पड़ जाता है। एक तरफ हर कोई केल को अप्रिशिएट किए जा रहा था, और ब्रोली जिसने केल को ट्रेनिंग दी, सारी चीज़ें ब्रोली ने करी। और इस मोड पर केल ने ब्रोली को काफ़ी टाइम पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दिया था और उसे काफ़ी टाइम पहले अप्रिशिएट किया था। इस मोड पर ब्रोली बाकी सैयन किड्स को ट्रेन कर रहा है फ्यूचर सैन एम्परर बनने के लिए, जैसे कि कलिफला और काबा। इस मोड पर सारे ही एंजल विश से पूछते हैं कि यहाँ पर सन गोकू क्यों नहीं आया। इस मोड पर विश कहता है, सन गोकू। इस मोड पर गोकू अलग चीज़ें करने लग चुका है। विश बताता है कि गोकू ने अपनी 2 अलग अलग पर्सनैलिटी को क्रिएट किया है। एक उसकी सिंपल गोकू की पर्सनैलिटी जिसे हम सभी जानते हैं और वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर उसकी सेकंड पर्सनैलिटी, इस पर्सनैलिटी के अंदर वो किसी भी विश को पूरा कर सकता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है, मरे हुए को ज़िंदा भी कर सकता है और हकाए किए जा चुके लोगों को भी ज़िंदा कर सकता है। इस मोड पर गोकू ने ठीक यूनिवर्स 7 के बीच में एक कैसल को क्रिएट किया है और वहाँ पर उसकी सेकंड पर्सनैलिटी रहती है। वहाँ पर जब भी कोई जाता है और गोकू से विश मांगता है, तब गोकू उस विश के बारे में सोचता है और अगर उसे वो विश पसंद आए तो फिर वो उस विश को पूरा करता है।
इस मोड पर वेडॉस विज से पूछती है, बिल्कुल सुपर शेनरॉन की तरह। इस मोड पर विज जवाब देता है, सुपर शेनरॉन की तरह ही, बस सुपर शेनरॉन के अंदर 1000 साल में एक बार विश पूरी होती है, पर गोकू हर दिन एक विश को पूरा करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 में। हम देखते हैं इस मोड पर चिलाया, जो गोकू के कैसल में आई थी अपनी विश को पूरी कराने के लिए, पर वो बाहर देखती है कि काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो चिलाए उस लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। जब चिलाए की टाइम आती है तब वो गोकू के सामने जाती है और वो गोकू से कहती है, मेरा नाम है चिलाए। गोकू चिलाए से कहता है, अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें जानता हूँ। तुमने काफ़ी टाइम पहले जेको और उसकी ऑर्गेनाइजेशन से एक शिप को चुरा लिया था, उसकी वजह से जेको और उसकी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। फिर तुमने फ्रीडा फोर्स को ज्वाइन किया, उससे हुआ ऐसा कि जेको और उसकी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पकड़ नहीं पाई और तुम फिर फ्रीडा फोर्स से भी फरार हो गई। गोकू चिल्लाए से कहता है, क्या तुम जानती हो यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि लाइन में थोड़ा पीछे जाते ही तुम्हें दिख जाएगा जैको। इस मोड पर जैको की पूरी ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही में फ्रीडा फोर्स, ये तो दोनों ही तुम्हें ढूंढ रही है। तुम इस बात को जानते हुए भी इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पर आई हो, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। चिलाई इस मोड पर यह देखकर शॉक हो जाती है कि चिलाई ने अपना नाम बताया और गोकू ने उसकी पूरी जन्म कुंडली उसे बता दी। चिलाई कहती है, तो आप ये चीज़ जानते ही होंगे कि मैं मेरे स्पीशीज़ की लास्ट सर्वाइवर बची हूँ, ऊपर से मेरे लाइफ की भी कोई भी गारंटी नहीं है इस मोमेंट पर, तो मैं अपने लिए एक अच्छी डेट ढूंढना चाहती हूँ ताकि मैं मरूँ तो कम से कम मैं सिंगल ना रहूँ। इस मोमेंट पर चिलाई ये कहती है। गोकू कहता है, यू नेवर बिलीव, सच बताओ तो तुम मेरी फ्रेंड की ही गर्लफ्रेंड होने वाली थी, पर इस मोड पर मेरी फ्रेंड के लाइफ के इवेंट ज़रा अलग हुए, इसकी वजह से तुम उसके लाइफ में एम टाइमिंग पर नहीं आ पाई। इस मोड पर गोकू कहता है, डरने की कोई भी बात नहीं है, जो ब्रोली है, जो मेरा फ्रेंड है, वो इस टाइम पर अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि इस मोड पर वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो इस मोड पर वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चॉइस कर चुका है और वो कुछ देर में उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देगा, जिससे कि ब्रोली अपने वर्क से फ्री हो जाएगा। तब मैं तुम्हारी बात उससे ज़रूर करूँगा। इस मोड पर चिल्लाया गोकू से पूछती है कि आखिर इसमें कितना टाइम चले जाएगा। गोकू जवाब देता है कि इसमें 1 साल तो चला जाएगा, 1 साल तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद तुम यहाँ पर आओगी तो ये अच्छा हो जाएगा, वरना तुम कहीं पे भी हो मैं तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दूंगा। तभी हमारा टाइनी स्पेस कॉक जेको वहाँ पर आ जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर आता है वो वैसे ही चिल्लाए पर अपनी गन तान देता है। वो कहता है, अच्छा है यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, अगर यहाँ पर अनाउंसमेंट ना होती तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि यहाँ पर चिल्लाया भी है और मैं तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाता। इस मोमेंट पर जेको कहता है, क्या मैं इसकी डर ले सकता हूँ विश मांगने की। गोकू कहता है, तुम इसकी डर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ये अभी विश मांगने वाली है और इसे अगर तुमने रोका तो फिर ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गोकू कहता है कि चिल्लाए की विश मैं 1 साल के बाद कंप्लीट करने वाला हूँ, पर तुम्हें तुम्हारी बारी आने तक रुकना ही होगा। और रही बात चिल्लाए से, तुम जितना भी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करोगे या फिर उसकी जितनी डिसरिस्पेक्ट करोगे, तुम्हारे लिए उतनी प्रॉब्लम फ्यूचर में बढ़ने वाली है। जेको इसकी वजह पूछता है। गोकू कहता है कि तुम शायद जानते नहीं हो, चिल्लाए का जो फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है वो यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो मेरी तरह एक सेन है, और इवन तो वो 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला वॉरियर है। चिल्लाए के साथ तुम ज़रा सा भी गलत व्यवहार करो और ये चीज़ ब्रोली को पता चले, ब्रोली तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को निकाल फेंकेगा और वेजिटा और मैं, हम दोनों ही इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रोली हमारा अब तक का सबसे पावरफुल एलाय है। इस मोड पर चिल्लाए कहती है, गॉड्स तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, मैं उसके साथ एडजस्ट कर पाऊँगी। इस मोड पर गोकू कहता है, तो मैं तुम्हें और पावरफुल तो नहीं बना सकता। इस मोड पर गोकू चिल्लाए के डीएनए में ज़रा से चेंजेस कर उसे एक हाफ सेन हाइब्रिड बना देता है, क्योंकि इस मोड पर चिल्लाए अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकती है, वो पावरफुल बन सकती है और ब्रोली के लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है इस फॉर्म में। अगर वो अपनी कॉमन इसमें रहती तो वो इतनी पावरफुल नहीं बन पाती। जैको गोकू से कहता है, तो तुमने चिल्लाए की 2 विशेस को कंप्लीट किया है। इस मोड पर गोकू कहता है, हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैको कहता है कि हम लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, हम पागल तो नहीं है, हमारी विशेस भी तो कंप्लीट करनी चाहिए कि नहीं। गोकू कहता है कि जो ब्रोली है वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है और साथ ही में टूर्नामेंट ऑफ पावर इस इवेंट के टाइम पर ब्रोली ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। इस मूवमेंट पर तुम जो लोग पीछे लगे हुए हो उन लोगों को तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में पता भी नहीं होगा, पर ब्रोली ने तब मेरी हेल्प करी थी, तो सोचो वो मैं कितना अच्छा फ्रेंड रहेगा, तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ।
इस मोमेंट पर जैको चिलाई को अरेस्ट कर उसके पॉट में बैठा देता है, जिससे कि चिलाई दूसरी किसी जगह पर जा ना पाए और जैको फिर से आकर लाइन में लग जाता है। इस मोमेंट पर जैको विश मांगने वाला होता है, तभी उसे ये एहसास होता है कि चिलाई भाग सकती है, तो जैको चिलाई को पकड़ने के लिए फिर से निकल जाता है। इस मोमेंट पर जैको विश नहीं मांग पाता। इस मोड पर जैको वहाँ से अर्जेंटली निकल रहा था। गोकू उसे चिल्ला कर कहता है, तुम्हारी विश पूरी हुई। इस मोड पर जैको एक बार पीछे मुड़कर गोकू देखता है और गोकू एक स्माइल करता है। जैको वहाँ से भागकर सीधा पॉड की तरफ जाता है और चिलाई को लेकर जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाता है, मतलब कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेशन पर जाता है। वो हर किसी से कहता है कि हम चिलाई को फांसी की सज़ा नहीं दे सकते और वो इसका रीज़न भी सबको एक्सप्लेन करता है। और इस मोमेंट पर वो सभी जैको से काफ़ी खुश होते हैं और उसे प्रमोशन दे देते हैं, जैसा कि उसने विश करा था। इस एपिसोड में हमने देखा कि केल अपने घर प्लांट सलाला पहुंच जाती है। वो ना केवल अपने घर प्लांट सलाला पहुंचती है, बल्कि यूनिवर्स 6 की सैंड एम्परर भी बनती है। और साथ ही में हमें ब्रोली को देखकर ऐसा नहीं लगा था कि वो इतने जल्दी इस पोजीशन से रिटायरमेंट ले लेगा, पर वो रिटायरमेंट ले रहा है। इसका मतलब कि जो उसका 500 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके अंदर उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। इस मोड पर हम नहीं भूल सकते कि ब्रोली काफ़ी टाइम तक डीमन रेल में फंसा हुआ था। इस मोड पर ब्रोली भी वहीं पर जाएगा जहाँ पर बीरस और चांपा गए हैं। तो फिर ब्रोली गॉड रेल में जाने वाला है, तो उसके बाद उसकी वाइफ भी जाएगी, यानी चिलाई भी जाएगी। तो फिर चिलाई और ब्रोली इन दोनों की लाइफ सेट होने वाली है। अगर हम गोकू की बात करें तो गोकू ने अपने 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को क्रिएट किया हुआ है। जो उसकी 25% वाली पर्सनैलिटी है वो काम ये करती है कि वो लोगों की विशेष को पूरा करती है, और उसकी 75% पर्सनैलिटी जो है वो इस मोमेंट पर गोहान, चीची इनके साथ रहती है। तो गोकू भी अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशी होगा। तो ये लास्ट एपिसोड था गोकू वर्सेस 12 सैंड एम्परर्स की व्हाट इफ सीरीज़ का। तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।